नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, जैसा कि हम धारा 19 पर चर्चा करते चले आ रहे हैं और आपको बताते हुए हमको प्रसन्नता हो रही है कि यह धारा 19 अभी इस पर चर्चा हम और करेंगे, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण धारा है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का तो इससे अनन्य संबंध है, इसके अलावा सूचना का भी इससे अनन्य संबंध है। इसलिए धारा 19 पर चर्चा को हम जारी रखेंगे और कई एपिसोड में भी चर्चा करेंगे। तो देवेश जी, हम धारा 19 के अन्य प्रावधानों पर चर्चा शुरू करें। जी, जहाँ तक हम लोगों की वार्ता हुई थी, हाँ, और एक्ट के जो सब सेक्शन है, सेक्शन 19 के सब सेक्शन 7 तक हम लोगों की वार्ता हुई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 19 में कुल 10 सब सेक्शन है, और आज हम लोगों का विशेष रूप से जो सेक्शन का सब सेक्शन वो 8 है, यानी कि 19(8) पे वार्ता करनी है। अगर 19(8) की बात करें तो इसको कुल 4 सब क्लाज में सर विभाजित किया गया है, जिसको ए बी सी डी के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 19 के सब सेक्शन 8 के ए की बात करें। ए में सर वास्तव में ये कहा गया है कि विनिश्चय करते समय आयोग जब विनिश्चय करे अपीलों का, उन अपीलों के संबंध में क्या शक्तियां हैं और आयोग क्या कर सकता है, माननीय आयुक्त महोदय उस समय क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके संबंध में है। जैसे अगर 19(8) के क्लाज 1 की बात करें तो ये कहता है कि माननीय आयोग का यह दायित्व है कि सूचना तक पहुंच, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना तक पहुंच का तात्पर्य ये है कि सूचना उपलब्ध कराया जाना। जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी कि पहुंच का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि सूचना जो वहाँ उपलब्ध है केवल वहीं तक। कई मामलों में आया, कई मामलों में उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सूचना के पहुंच तक का तात्पर्य ये है कि अगर नियमानुसार सूचना धारित होनी चाहिए तो वहां तक पहुंच उपलब्ध कराना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई जन सूचना अधिकारी यह कहते हुए बचे कि हमारे कार्यालय में सूचना धारित नहीं है या यह सूचना नष्ट हो गई है। और ऐसे स्थितियों में आयोग को यह निर्धारित करना है कि वह सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराए। अगर आवश्यकता हो तो रिकॉन्स्ट्रक्शन शब्द इसमें आया है कि उन सूचनाओं का पुनः जो है तैयारी कराई जाए और सूचना तक उपलब्ध कराया जाए। इसी के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण है सर, एक्ट में जैसा प्रावधान किया गया कि जन सूचना अधिकारियों को नामित करने के लिए, और ये बहुत ही अगर हम देखें कहीं विरोधाभासी रहा। कई जगहों पे आया कि माननीय आयोग को यह शक्ति प्रदान नहीं है वह जन सूचना अधिकारियों को नामित करे। जैसा कि हम लोगों ने एक बार चर्चा भी करी थी कि बिहार का एक जो कमीशन उसका आया था, वो आया था जो अध्यक्ष को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया था। अभी अपने स्टेट उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन का एक मामला आया था कि जिसमें अभी आया था, माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करी थी। लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों आया, और जबकि यह 19(8) का अगर हम दूसरा क्लाज कहें तो कहता है कि आयोग को यह शक्ति है कि जन सूचना अधिकारियों को नामित कर सकता है। वास्तव में जन सूचना अधिकारियों को नामित करने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत से लोग इसको नजरअंदाज करते हैं कि कोई भी प्राधिकारी किसी प्राधिकारी को जन सूचना अधिकारी ऐसे नहीं नामित नहीं कर सकता। जैसे जन सूचना अधिकारी है वह ये चाहे कि हम अपने अधीनस्थ को जन सूचना अधिकारी नामित कर दें, और ऐसी स्थितियों में क्योंकि यहाँ दंड अधिरोपण का विषय वस्तु है, इसीलिए आयोग ये कहता है कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा एक इस व्यवस्था को बनाने के लिए गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जन सूचना अधिकारी नामित। तो सवाल है सर, इसमें फिर आयोग को क्यों लिखा गया कि 19(8) का के जो क्लास 2 है कि आयोग जो है जन सूचना अधिकारी नामित कर सकता है। हाँ सर, इसका बहुत अच्छा प्रावधान है। और जो इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो उस पर अपनी व्याख्या भी करी थी, उसका आंशिक रोक लगाया था। सबसे जरूरी यह है कि जन सूचना अधिकारी किसको नामित किया जा सकता है, जन सूचना अधिकारी कौन हो सकता है, एक्ट में क्या प्रावधान है। तो सबसे इस पहले पर सर, थोड़ा सा फोकस करिए। सबसे पहले ये है कि जन सूचना अधिकारी केवल लोक प्राधिकारी, यह शब्द महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी जो हमारे आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया था, उसमें जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसके प्रधानाचार्य ऐसे व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी नामित करने के निर्देश थे। तो पहली चीज जो बाध्यता है वह लोक प्राधिकारी ही होगा। हम लोगों ने इस पे विशेष चर्चा करी है, लोक प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज, कोई भी लोक प्राधिकारी ही जन सूचना अधिकारी हो सकता है। दूसरी चीज कि नहीं, लोक प्राधिकारी ही जन सूचना अधिकारी
नियुक्त कर सकता है। हो सकता है सर। हाँ, और नियुक्त करने के इसमें कई बार कंट्राडिक्शन आया, बहुत सी बार ऐसा आया कि एक जनसूचना जैसे सर पदेन होता है, जैसे 2014 में जो गजट नोटिफिकेशन हुआ कई विभागों का, जिसमें से शिक्षा विभाग का था। पहले शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी जनसूचना अधिकारी नहीं होते थे। पहले ब्लॉक डेवलपमेंट जो है विकास खंड के जो बीडीओ हैं जनसूचना अधिकारी नहीं होते थे। तो 2014 में कई विभागों के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया और खंड स्तर पर भी जनसूचना अधिकारी को ना, तो सबसे पहली चीज ये है, जैसे जो नोटिफिकेशन 2006 में आया, फिर 12 में आया, जैसे अपर जिलाधिकारी, हमने कई जगह देखा कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की जगह अन्य जनसूचना अधिकारी नामित कर दिया जाता है। मैं सिद्धार्थनगर जनपद की बात करूं, एक शिवपूजन जी है प्रशासनिक अधिकारी, उनको जनसूचना अधिकारी नाम, जो कि एक गलत है। जनसूचना अधिकारी विभाग के विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से गजट नोटिफिकेशन करते हुए उनको नामित किया जाता है और एक पदेन होता है, उस पद पे जो होता है वही जनसूचना अधिकारी का पदभार। ये अलग चीजें हैं। जन सूचना अधिकारी को यह एक्ट पर उनको यह पावर देता है कि सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वह किसी लोक सेवक को से सहायता ले सकते हैं। इस पे हम लोगों ने 5-5 में विस्तृत चर्चा की है, 5-4 में विस्तृत चर्चा की है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आयोग को यह पावर है कि जब सूचनाओं के पहुंच तक, आवेदक की पहुंच बनाने के लिए जन सूचना अधिकारी को नामित कर सकते हैं। और इसपे जैसा सर आपका निर्देश है कि हम लोग विशेष चर्चा जब आदेशों की चर्चा करेंगे, इसके बाद आएँगे। इसके बाद जब हमारा दूसरा आता है इसी में 3 कि कतिपय सूचनाओं एक संवर्गों को प्रकाशित कराया जाना। बहुत से सर 4-1 भी इसी लास्ट में आया है कि आयोग का यह भी शक्ति प्रदान की गई है। 2 शब्द इसमें आया सर, 2 शब्दों पे हम चर्चा कर लें कि जैसे विवेक का तात्पर्य आया, जैसे कहीं-कहीं आबद्धता कर दी गई। जैसे 1906 में आबद्धता कर दी गई है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी बांड है कि वह 30 दिन अथवा 45 दिन में कि प्रथम अपील पर सुनवाई करके निर्णय पारित करे। और जब हम 3 की बात करें तो इसमें कर सकेगा, अर्थात वो करे या न करे, लेकिन यह अधिकार प्राप्त है वह ऐसे मामलों को जो लगता है कि वह सार्वजनिक पटल पे है, और जैसा 4-1 बी में अगला इसमें आएगा, 4-1 बी के तहत सूचना है तो उसे प्रकाशित कराए जाने का निर्देश दे सकता है और उसे प्रकाशित कराए। और एक चीज मैं इसके माध्यम से और खोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसे मामले भी आते हैं कि जन सूचना अधिकारी सीधे कहता है कि यह मतलब सर ऑनलाइन है और आप इसको प्राप्त करें। वास्तव में ऑनलाइन किए जाने का तात्पर्य ये है कि लोग वास्तविक सूचना तक पहुंच प्राप्त करें। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अगर कोई भी आवेदक प्रमाणित प्रतियों की मांग करे तो उसे यह कहते हुए बचा जा सके कि यह ऑनलाइन है। क्योंकि माननीय इसमें कई माननीय मद्रास हाई कोर्ट का कई ऐसे आदेश भी आए हैं, जब प्रमाणित प्रतियों की मांग की जाएगी तो उन्हें मूल कॉपी से प्रमाणित दी जाएगी। तो इसमें जो आया कि माननीय आयोग को यह शक्ति प्रदान है कि वह चाहे तो मतलब वह कर सकेगा और करना चाहिए। मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि जो भी ऐसी सूचनाएं हैं उसे नेट के माध्यम से, या एक व्यवस्था और आई सर, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अगर नेट नहीं है और सब नहीं है तो प्रत्येक प्राधिकरण को अपना एक लाइब्रेरी, जहां आम आदमी जाके उन अभिलेखों का निरीक्षण कर सके, इसकी भी व्यवस्था कराई है। तो इस प्रकार से अधिक सूचनाओं तक वादी की पहुंच बनाने के लिए, देश के नागरिकों की पहुंच बनाने के लिए वह कतिपय संवर्गों की सूचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था कर सकता है। और इसमें अगला जो आया सर, सबसे एक इम्पोर्टेंट आया कि अभिलेखों के रख रखाव, अभिलेखों के संबंध में आदेश पारित करना बहुत बार आया। जैसे इसमें एक सीआईसी का आदेश था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, यूनियन बम बुखार का एक केस था, जिसमें आया कि एक पृष्ठांकन आदेश था जो संलग्नक था, और संलग्नक ऊपर लिखा था लेकिन संलग्नक मिल नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में माननीय आयोग ने उसके जांच का आदेश दिया। सर इसको खोलना जरूरी है। तो वहाँ ये आया कि जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने कहा कि आयोग को ये शक्ति नहीं है कि वह जांच कराए, केवल वह सूचना देने दिलाने या उनके ऊपर कार्यवाही अधिरोपण का। लेकिन उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी व्याख्या की कि जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 है, 1993 है, हम लोगों ने कई बार चर्चा की, अगर हम देखें तो इस अधिकारों में वह निहित है। और उन अधिकारों के तहत माननीय आयोग अगर अभिलेख अप्राप्त है, उन अभिलेखों के जांच हेतु और एक बड़े पद पर जो अधिकारी पदस्थ हो, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी से जांच करा सकता है और कराना चाहिए
क्योंकि अगर ये कहते हुए सभी ये कहें कि ये सूचना आधारित नहीं है, तो फिर एक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी के संदर्भ में सर अभिलेख कैसे रखे जाएँ? और अभिलेख के इसी में आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष में एक रिपोर्ट जाना है, रिपोर्ट में 3 बनाया गया है कि जन सूचना अधिकारी के तहत उस मंत्रालय तक जाएगा, मंत्रालय माननीय आयोग को देगा, आयोग फिर अपने विभाग से देते हुए आगे पहुँचाएगा जो रिपोर्ट जानी है। और एक और इम्पोर्टेंट आया इसमें जो अधिकार है कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि वादियों तक सिस्टमैटिक अनवरत सूचना का प्रवाह बना रहे, बाधा न हो, वह अपने जन सूचना अधिकारियों को जो भी उनके स्तर से है, उनके क्राइटेरिया में है, उनको समय-समय पर प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षण दें। यानी कि उनको प्रशिक्षण देने का भी इसी एक्ट का जो हमने सेक्शन 19 के जो हमारा सब सेक्शन 98 है, उसका क्लॉज़ जो हमारा उस क्लॉज़ में ये व्यवस्था दी गई है, प्रशिक्षण दिया जाए। और इसी में क्या आ गया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी व्याख्या भी करी सर, और जैसा कि बहुत अच्छा आया, हमको लग रहा है अगस्त का ये आदेश था कि 41B के संबंध में, जो इस एक्ट में भी कहा गया कि माननीय आयोग 41B का कंप्लायंस कराए। इस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग का दायित्व है और आयोग इसको कहीं किसी न किसी प्रकार से कि 41B जो सूचनाएँ 17 प्रकार की सूचनाएँ स्वतः प्रकाशित किए जाने के संबंध में है, उसे प्रकाशित कराए और कराए ही कराए। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों ने 19(8) क की चर्चा करी और 19(8) क के बाद इस सेक्शन में 19(8) ख है। जैसा 19(8) ख आता है सर, कि ये आता है क्षतिपूर्ति के संबंध में। क्षतिपूर्ति की बहुत सी व्याख्या है और क्षतिपूर्ति का तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने एक बार वार्ता इसमें करी थी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी अगर अपने दायित्वों में असफल रहता है, अर्थात एक्ट ये कहता है कि आवेदक को 30 दिन में सूचना मिल जाए। मूल इसकी जो मंशा है एक्ट की, वह 30 दिनों में सूचना प्राप्त कराए जाने की है। तत्पश्चात अगर किसी कारण से जन सूचना अधिकारी के कहीं न कहीं गलत निर्णय से या न देने हुँ। के कारण अगर वह प्रथम अपील में जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसको एक एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आया और ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि उसे यथाशीघ्र निस्तारण कराए और समुचित प्रयास करते हुए सूचना दिलाए। लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी अगर अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल रहता है, तो ये स्पष्ट लोगों तक जो जानकारी है एक्ट की, दोनों इसके लिए बाध्यकर है कि आवेदक द्वारा जो शारीरिक, मानसिक संताप सहे जाने के कारण आर्थिक क्षति उठाई गई, उसके क्रम में दोनों। और एक चीज़ और स्पष्ट है सर, कई जगह हम लोगों ने देखा सर, आप बहुत सी जगहों पे कि जन सूचना अधिकारी ये सोचता है कि जो क्षतिपूर्ति लगाई गई है, वो जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध है। क्षतिपूर्ति जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध ये नहीं तो होती। विभाग यह वाहन विभाग करता है और लेकिन ये चीज़ इसमें स्पष्ट है, जो क्षतिपूर्ति विभाग वहन करेगा, वो एक चीज़ ज़रूर कोट होगा कि किस जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्राप्त दायित्वों का निर्वहन न न करने करने के और कारण, लापरवाही के कारण किया गया, उनके सीआर में यानी कि उनकी उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में हाँ, वो वो अंकित होगा। अंकित होगा क्योंकि उनके प्राप्त दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण विभाग की इतने रुपए की क्षति हुई। ऐसे 1960 क में प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भी है। प्रथम अपीलीय अधिकारी जैसे मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने अपने आदेश में कहा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भी क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार इसी में सेक्शन सर आगे है 19 ग है, जो शास्ति अधिरोपण यानी कि आयोग जो जन सूचना दंड आरोपित करता दंड है। अधिरोपण शास्ति के संबंध में है। और इसी तरह सेक्शन 10 है, जो हमने हम पहले भी बात करी थी 9 के सेक्शन में कि आयोग को यह शक्ति है, अरे सर मैं क्षमा चाहता हूँ, आयोग जो आदेश पारित करेगा वह आबद्धकर है। इसमें सर विशेष चर्चा की आवश्यकता है। आबद्धकर थोड़ा समझाइए दर्शकों को। मतलब इसमें सर एक्ट में ये लिखा गया कि एक्ट की जो मूल मंशा थी वो ये थी कि यह पूर्ण रूप से कि लीगल प्रोसीडिंग से इसको बचाया जा सके, जिसे टाइम टेकन न हो। जो एक्ट की मूल मंशा थी वह इसे आबद्ध कर ये कर दी कहा कि आयोग जो निर्णय पारित कर रहा है वो अंतिम निर्णय होगा। लेकिन बाद में जब माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई प्रकरण गए, तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी क्राइटेरिया जो संविधान के अनुच्छेद 226-27 के अंतर्गत शक्ति प्रदान है और जो उनको अधिकार दिया है उसकी व्याख्या आई और उसमें
इसका क्या है, नहीं सभी मतलब जो आयोग के भी आदेश हैं उसकी समीक्षा की जाएगी मतलब और हाई कोर्ट में जाया जा जाएगा। सकता है उसके तो खिलाफ। यानी कि वहाँ आबद्ध कर की परिभाषा और इस पे थोड़ा-सा विशेष है सर, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि एक सबसे जो अंतिम इसका है सेक्शन 19 का सब सेक्शन 10 यही कहा है कि एक जो आयोग कोई भी जो निर्णय पारित करता है, जो सुनवाई करेगा, एक अपना एक नियम बनाएगा, उस नियम के अंतर्गत ही इसका प्रतिपालन किया जाएगा। तो 19 के संदर्भ में हम लोगों की विशेष चर्चा यहाँ तक रही। और लेकिन सर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जैसा निर्देश था कि वास्तव में सूचना का अधिकार क्या है। और कई लोगों ने यह भी बात उठाई कि क्या मतलब अभी सूचना देने के लिए जो रोक है क्या वह अधिकार क्षेत्र में है, इस पे चर्चा का विषय वस्तु है। तो इसको आपके हम किसी अन्य बिल्कुल एपिसोड सर। में करेंगे। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।